घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। काहिरा का जो समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वह स्थित जो है वो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। काहिरा कैरो मिस्र की स्थिति 30 डिग्री 3 नॉर्थ से 31 डिग्री 14 ईस्ट है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है से 2 घंटे आगे हैं, अतः इसकी जो स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। काहिरा की जो है वो स्थिति जो है वो 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय जो है वो 30 × 4 बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दोनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधान मध्य रेखा। प्रधान मध्य रेखा होते प्रधान जो देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्य रेखा जो है वो निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है प्रधान मध्य रेखा? तो यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से और माली से और बुर्किना फासो से और टोगो से और घाना से। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम दिन और रात के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 दिसंबर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर के दिन। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन तथा 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 20 से या 21 जून को सबसे छोटा दिन तथा 21 से 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 दिसंबर।
अब हम भूगर्भिक इतिहास के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप जो है अलग हुआ वो विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग संपूर्ण एवं मेटल का ऊपरी भाग है का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निकेल और फेरम की प्रचुरता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। नीफे निकेल और फेरम लोहा का संक्षिप्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण हैं पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही उस समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, W.M. डेविस। W.M. डेविस, विलियम मोरिस डेविस जो है ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर पैक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती हैं? कोकोस जो प्लेट है किसके मध्य पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती हैं। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्वत निर्माणकारी बल पर। वलन क्रिया जो है इसका परिणाम जो है वलन क्रिया का वो पर्वत निर्माणकारी बल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी के अंतर्ज्योत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं जिसे वलन कहते हैं और ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोंडवाना लैंड कहते हैं। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तब पेंजिया का उत्तरी भाग
लॉरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कहा गया। भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक्स जो है टेक्टोनिक्स जो है सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त हैं। ये टेक्टोनिक्स जो है प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया प्रदेश से संबंधित है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण तथा औद्योगिक हब था, लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थानांतरित हुए हैं। ग्रेट लेक्स क्षेत्र और पीटर्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम चट्टान के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा भी बनती है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी सेलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये सेलें रवेदार नहीं होती हैं। कौन सी सेलें? तो अवसादी जो चट्टानें होते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डोलोमाइट जो है वो एक कायांतरित चट्टान नहीं है। डोलोमाइट परतदार चट्टान है। नीस ग्रेनाइट के तथा क्वार्टजाइट जो है सैंडस्टोन क्वार्ट्ज जो है के रूपांतरण से बनता है। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा और बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें ये रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं और इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इसमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। कौन सी चट्टानें? तो आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर पर जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चट्टान। इसका आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स।
अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जो है जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। अवसादी चट्टान रवेदार नहीं होती है और अग्नीय चट्टान जो है वो रवेदार होती है। तो इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियां अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर और नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है। अब हम ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। माउंट एटना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप में पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय ज्वालामुखी का मोना लोआ जो उदाहरण है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है और आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार 60 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के उत्तर से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 14,200,000 वर्ग किलोमीटर है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इग्नियस बनता है। लावा के ठंडे होने और ठोस होने से अग्निय या इग्नियस चट्टान बनती हैं। अग्निय चट्टान 2 प्रकार की होती हैं, अंतभेदी और बहिर्भेदी। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा बाहर निकलकर यथा ज्वालामुखी उद्गारों में ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे बहिर्भेदी अग्निय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान इसका प्रमुख उदाहरण है। द्रवित मैग्मा जब भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इसे अंतर्भेदी अग्निय चट्टान कहते हैं और ग्रेनाइट चट्टानें इसका प्रमुख उदाहरण है। अंतर्भेदी अग्निय चट्टान का जो उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान। किलिमंजारो है एक तो आग्नेय गिरी है, इसका आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय गिरी। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अकाकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना सिसिली या वेसुवियस या नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोना लोआ जो है वो 38 वर्ष में पहली बार फूटा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मोना लोआ में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व वर्ष 1984 ईस्वी में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 ईस्वी में ईस्वी के बाद से माना
मोना लोआ में 34 बार विस्फोट हुआ। 1843 ईस्वी के बाद मोना लोआ में 34 बार विस्फोट हुआ। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व होते थे। वर्ष 1950 के बाद में 1975 और 1984 और 2022 में विस्फोट हुए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम भूकंप के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकोस जो प्लेट है वो किसके मध्य पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती हैं कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मर्केली पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्केली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अब हम महाद्वीप के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका देश में सबसे अधिक देश है। अफ्रीका देश में सबसे अधिक जो है तो 54 जो है वो देश है। यूरोप में 49 है। यूरोप में जो देश की संख्या है वो 49 है। एशिया में है 48। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं और ओशिनिया में है 14 देश। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है वो अफ्रीका द्वीप है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और सभी एग्जाम्स में काम आने वाले वीडियो है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।